So good morning students, welcome to Vidyayesh, the Photon Batch 2027. So अपना नेक्स्ट चैप्टर मॉल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पास में मैटर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने पास में मैटर। बोले सर मैटर क्या होता है? बोले सर लफड़े हो गए वो नहीं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट occupies space and has mass। कोई चीज जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है एंड उसका कुछ मास है तो अपने पास में उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। अब वो क्या होता है? वो तीन फॉर्म में अपने को एग्जिस्ट करे हुए मिलते हैं। बोले सर कौन से? तो हम बोलेंगे पहले सॉलिड में, वो लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर वो गैसीय स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। सॉलिड के अंदर क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। लिक्विड्स के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर रहेंगे। एंड गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर दूर दूर पार्टिकल होते हैं। बात समझ में आई? अब बोला कि सर इन इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स होती है। अब इन फोर्सेस को एलिब्रेट करते हैं। कुछ फोर्सेस होते हैं अपने पास में। अब जैसे वो फोर्सेस, दो फोर्स होती हैं। सबसे पहले हमने लिखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IFOA। एक एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी। जिसको कि हम टीई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर क्या होता है? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें क्या होता है? एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे। तो इंटरमॉलिक्यूलर अपने आप के अंदर एक दूसरे को क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। तो मतलब क्या हो गया? प्रेशर होगा। और यहाँ पे क्या होता है? पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या जाते हैं? दूर होते हैं। तो क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर होगा। बात समझ में आई? अब ऐसे क्या सॉलिड के केस में क्या होता है? अब कुछ, अगर सॉलिड का केस है तो अपने पास में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी। बात समझ में आई? इसमें क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने पास में कम होगा, थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्या करें? एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी क्या होगा? थर्मल एनर्जी से कम होगा। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपने पास में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बल्क प्रॉपर्टीज। तो अपने पास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द बल्क प्रॉपर्टीज। अपने पास में ये दो टाइप में सेपरेट होता है। बोला कौन से सर? तो हम बोलेंगे एक मिक्सचर होता है और एक यहाँ पे क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। अगर मिक्सचर की बात करी जाए तो अपने पास मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। कौन से होते हैं? मैंने बोला एक होमोजीनियस और एक अपने पास में कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के अंदर अपने पास में क्या होता है? ये भी दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होता है? तो सबसे पहला होता है अपने पास में एक एलिमेंट और दूसरा क्या होगा? कंपाउंड। कोई डाउट? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? मिक्सचर को पढ़ते हैं। अब बोले सर मिक्सचर क्या होता है? हम मिक्सचर से स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर के अंदर क्या चीज होती है? तो इसके कुछ पॉइंट से पहले स्टार्ट करते हैं। अपना पहला पॉइंट, मिक्सचर क्या होता है? इट कंटेन्स टू और more substance and each substance is known as
कंपोनेंट। क्या बोला डेफिनेशन कि ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस करते हैं और एक हर एक सब्सटेंस जो होता है वो क्या कहलाता है, कंपोनेंट कहलाता है। बात समझ में आई? सेकंड पॉइंट अपने पास में, अ मिक्सचर इज अ मैटर। एक मिक्सचर क्या होता है, एक मैटर होता है। यस सर। दैट कैन चेंज द कंपोजिशन। क्या चेंज कर सकता है वो कंपोजिशन चेंज कर सकता है। बोले सर कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक बीकर लिया और उसमें अपने पास में क्या है, पानी है। अगर पानी लिया है, अगर उसमें हम क्या कर देंगे, सॉल्ट को मिला देंगे इसके अंदर, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और वो कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें कुछ अमाउंट की क्या होगी, सॉल्ट हो जाएगा। तो मतलब अपने पास में एक सब्सटेंस था, उसके अंदर दूसरे सब्सटेंस ऐड किया तो कंपोनेंट मिक्सचर बन चुका है। एक मिक्सचर क्या होगा, वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का क्या होता है, एक मिक्सचर होगा। ओके। तो नेक्स्ट अपने पास में स्टडी करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर पढ़ा है, अब मिक्सचर के अंदर भी क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है वो देखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं पहले। इफ द composition of the mixture remains uniform throughout, it is called homogeneous mixture। क्या होता है देखो, डेफिनेशन क्या बोलना चाहती है, इफ द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब कि जो मिक्सचर है अपने पास में वो पूरे थ्रू आउट कंपोजिशन के अंदर क्या होता है, सेम रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये होमो वर्ड है, ये होमो का मतलब ही ये होता है अपने पास में क्या, होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म। ओके। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। जैसे कि अपने पास में एक शुगर है, प्लस अपने पास में क्या होगा, वाटर। तो ये अपने पास में एक एग्जांपल है। अब जैसे कि मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, एक सेकंड में। जैसे हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर क्या हुआ, यहाँ तक तो पानी डाल दिया। अब इसमें क्या हुआ, नीचे नीचे जो ऐसे पार्ट है, इसको मैंने क्या लिया, इसमें ऊपर तो अपने पास में क्या है, वाटर, और नीचे मैंने क्या ले लिया, शुगर। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद में, ये बीकर है, कुछ देर बाद में ये क्या होगा, डिजोल्व हो गया। तो अब डिजोल्व होने के बाद में क्या सीन होगा, जैसे कि इतनी पानी की लेवल थी, तो इसके अंदर क्या था, वो पार्टिकल्स थे। अब वो मिक्स हो जाएंगे, तो क्या फॉर्म कर देगा वो, ये अपने पास में क्या फॉर्म करेंगे, शुगर सॉल्यूशन। ये क्या प्रोसेस है, डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। बात समझ में आई? अब अपने पास में बोला सर होमोजीनियस मिक्सचर तो पढ़ लिया, बोला सर अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर बताओ। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अब नाम से पता लग रहा है अपने पास में हेट्रोजीनियस। अब हेट्रो का मतलब क्या होता है अपने पास में, मैं आपको बता दूं। होमो मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म। हेट्रो मतलब क्या होता है अपने पास में, नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, कई बार सीधा पूछ लेता है बोर्ड्स के एग्जाम में भी। इफ द कंपोजिशन is variable and
न्यू components can also be found in some parts of the mixture, and it is called heterogeneous mixture। उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्या डेफिनेशन बोल रहे हैं कि इफ द कंपोजिशन इज अ वेरिएबल, अगर कंपोजिशन एक वेरिएबल है किसका, एंड न्यू कंपोनेंट्स कैन आल्सो बी फाउंड इन सम पार्ट्स, उस मिक्सचर के अंदर कुछ नए नए कंपाउंड्स भी अपने को मिल सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। हेट्रोजीनियस के अंदर क्या, नॉन यूनिफॉर्म ऑफ मिक्सचर है अपने पास में, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कुछ के अंदर कोई सोल्ट भी है, उस सॉल्ट के अंदर अपने पास में कुछ शुगर भी है, और फिर अपने पास में क्या है, एक शुगर सॉल्यूशन है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट अपने पास में हो गए। तो इसका केस का एग्जांपल है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। अरे यार क्या हो रही, सॉरी, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, देखो प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, इट हैज वन कंपोनेंट ओनली। इसके अंदर क्या होता है, एक ही कंपोनेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपने पास में क्या हो गया, पानी, ये भी एक सिंगल कंपोनेंट है। शुगर है, ये भी एक सिंगल कंपोनेंट है। NaCl ले ले, नमक जिसको बोलते हैं, वो भी अपने पास में क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ओके, अब प्योर सब्सटेंस के अंदर अपने पास में क्या आता है, पहली बात एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को देखते हैं। एलिमेंट्स में क्या होता है, जैसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इफ if the pure substance has all same types of atoms, it is called element, and it can be a molecule or it can be an atom। वो एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एक क्या है, एटम भी हो सकता है। क्या डेफिनेशन बोल रही है, इफ द प्योर सब्सटेंस हैज ऑल सेम टाइप्स ऑफ एटम, अगर सारे एक तरीके के ही एटम अगर में मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अब वो एक एलिमेंट है और वो क्या हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर वो एक क्या हो सकता है, एक एटम भी हो सकता है। बात समझ में आई? जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल से कुछ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। जैसे कि सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को H2 भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O2 और O3 भी लिख सकते हैं। अब जो ये ऊपर वाले हैं सोडियम, हाइड्रोजन और ये क्या होते हैं, अपने पास में एटम होते हैं। H2 O2 O3 अपने पास में क्या हो गए हैं, मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आई? ठीक है, अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में क्या है, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स भी इजी टॉपिक है। जैसे कंपाउंड्स के अंदर क्या बोल रहा है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट पढ़े अभी तक, तो एलिमेंट तक ठीक है। अब अगला टॉपिक अपने पास में क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स contains compound contain different elements in fixed, किस में रखते हैं, इन फिक्स्ड मास रेशियो। ओके, किस में फिक्स रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है मास के अंदर, ठीक है। तो अपने पास में क्या होता है, कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे, पर अगर होंगे तो वो एक फिक्स्ड मास के रेशियो के अंदर मिलेंगे अपने पास में, किसमें, कंपाउंड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल दिया अपने पास में H2O का। H2O के अंदर क्या होता है कि अपने मान के चलो 2 ग्राम के क्या ले लिया, हाइड्रोजन, और 16 ग्राम क्या ले लिया अपने, ऑक्सीजन। अब क्या होगा, जैसे कि मास ऑफ हाइड्रोजन
डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब कितना हो गया, 2/16, मतलब 1/8। अब ये क्या होगा, 1/8 जो अपने पास में, ये क्या है, वो फिक्स्ड मास रेशियो। इस रेशियो के अंदर वो फिक्स्ड रहेगा, जो कि कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, कौन सा, H2O। कोई डाउट? अब कंपाउंड्स के क्या है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं, किसके, कंपाउंड्स के। क्या बोल रहे हैं, तो इसका पहला पॉइंट अपने पास लिखेंगे, कंपाउंड्स कंटेन डिफरेंट एलिमेंट्स इन फिक्स्ड मास रेशियो। सेकेंड पॉइंट अपने पास में है, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। एक कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता, सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। किसके द्वारा, कोई भी फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल, कोई भी एक फिजिकल सेपरेशन का मेथड लगा के किसी भी कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट एलिमेंट्स के अंदर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये क्या होता है, जो मिक्सचर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जो मिक्सचर होता है अपने पास में, मिक्सचर कैन बी डन। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में है, अ कंपाउंड डज नॉट retain the physical properties of its constituent elements। एक कंपाउंड क्या करता है अपने पास में, वो रिटेन करता है, वो डज नॉट रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो एलिमेंट से बन के क्या होता है, कंपाउंड बनता है, पर जो कंपाउंड होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करता, किसकी, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपने पास में कुछ कुछ एलिमेंट्स लिए मैंने, और कुछ कुछ के लिए कंपाउंड्स लिए। अब एलिमेंट से तो कंपाउंड फॉर्म होगा, तो एलिमेंट क्या लिए, मान के चलो मैंने लिया, एक में सोडियम लिया और इधर क्लोरीन लिया, तो मिलके क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, NaCl। अब NaCl एक कंपाउंड बना, इसकी जरूरी नहीं है जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो हर एक उसकी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनी हो, कि सोडियम की भी वही हो या क्लोरीन की भी, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलेंगे। अगली बार अपने पास टॉपिक है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है अपने पास में, कितने लॉ थे, ये अपने पास में 6 लॉज दिए गए थे, प्रपोज किए थे कि 18th सेंचुरी के अंदर और अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर की केमिकल रिएक्शन के अंदर ये 6 रूल फॉलोज होंगे। तो कितने लॉज थे, कि अपने पास में कितने लॉज थे, 6 लॉज थे। अब एक एक करके अपने पास में उसके लॉज देखते हैं कौन से थे। तो फर्स्ट लॉ था अपने पास में, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड अपने पास में लॉ था द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनाइट
proportion। थर्ड लॉ था द लॉ ऑफ मल्टीपल proportions। फोर्थ लॉ अपने पास था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportions। फिफ्थ लॉ था जो कि अपने पास में क्या था, गॉस लॉ, गॉस लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन combining वॉल्यूम। एंड लास्ट अपने पास था एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रो लॉ। ओके, सो अब एक एक लॉ को पढ़ेंगे। सबसे पहला अपने पास में आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फर्स्ट लॉ अपने पास में क्या बोलेगा कि मास कैन neither be created nor destroyed। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये अपने पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्या था, अपने पास लॉ था। ओके, तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि एक कोई ए है, यहाँ से अपने पास में कोई बी प्रोडक्ट बना है, तो ए जो अपने पास में क्या होता है रिएक्टेंट, और ये क्या होता है अपने पास में प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जो मास ऑफ अपने पास में ए है वो बराबर होगा मास ऑफ बी के, मतलब दोनों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है मास। तो ये अपने पास में आंसर हो जाता है। बात समझ में आई। अब बोले सर क्या कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह होता है? नहीं, अब कुछ जगह लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर लिमिटेशंस का क्या सीन था, उसने ये बोला कि मास जो होगा, मास इज नॉट प्रिजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। मास जो है वो प्रिजर्व नहीं रहेगा न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। सर बोला कोई एग्जांपल बताओ, जैसे कि अपने पास में E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर वेयर एम इज द मास। ई अपने पास में क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है इस पे। तो अपने पास में क्या थी, इसकी लिमिटेशंस थी। तो नेक्स्ट अपने पास में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ अपने पास में है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या स्टेट करता है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस लॉ states that a given compound wherever obtained and however prepared contain its component elements in fixed ratio by weight। देखो इसमें मेन जो पॉइंट है वो अपने पास में कहां से है कि वो the law states that a given compound wherever obtained and however prepared contain its component elements in a fixed ratio by the weight।
फिक्स्ड रेशियो रहता है किसके? वेट के अंदर। जैसे अपने पास में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे H2O है अपने पास में, तो H2O के अंदर वही सेम एग्जांपल है कि 2 ग्राम अपने पास में क्या है? हाइड्रोजन। 16 ग्राम क्या है अपने पास में? ऑक्सीजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना है? 2, नीचे 16, तो कितना आ गया? 1/8। तो ये क्या हो गया अपने पास में कि फिक्स्ड मास रेशियो में वो क्या है? डिवाइडेड है। बात समझ में आई इतनी? अब नेक्स्ट लो अपने पास में करते हैं। बोले सर इसकी लिमिटेशन नहीं होती? बोले इसकी भी लिमिटेशंस होती हैं। तो लिमिटेशंस पहले देखते हैं। किसकी लिमिटेशंस? लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इसकी लिमिटेशंस क्या थी? फर्स्ट पॉइंट, द रिवर्स स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नॉट बी राइट। सेकेंड पॉइंट अपने पास में है कि व्हेन वी टेक isotopes of the elements, then the law of constant proportional fails। जैसे कि अपने पास में एक एग्जांपल है, 1H1 हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप, 1D2 हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप, 1T3 हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप होते हैं। ये ट्राइटियम बोलते हैं इसको। तो इनके अंदर क्या होता है अपने पास में? इनका क्या है कि सेम एटॉमिक नंबर है, जिसको कि हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, पर इनका क्या है? डिफरेंट मास नंबर, इसको कि हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक अपना है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो पॉइंट ही कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, the several weights of first element that combine with the fixed weight of second one are in the ratio of their small whole number।
ओके, ये इसकी डेफिनेशन थी। अब देखो क्या कह रहा है कि एक स्टेट करता है कि व्हेन दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, जब दो एलिमेंट्स लिए और एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे दोनों मिलके, द सेवरल वेट्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स एंड दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड वेट टू द सेकंड्स आर इन द रेशियो ऑफ देयर स्मॉलेस्ट होल नंबर। जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है, अगर वो मिलके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वो अपने इतने सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो के अंदर रहेंगे, जो कि क्या होता है, सबसे कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि मैंने क्या किया कि दो एलिमेंट्स लिए, टू एलिमेंट्स कौन से लिए, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब देखो, इसके क्या होते हैं, दो फॉर्म होते हैं क्या, बोला सर, एक तो H2 तैयार होता है और एक अपने पास में H2O2 बन के तैयार होता है। तो फिर इस चीज के अंदर कितना है कि अपने पास में इसमें क्या है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और इसमें क्या है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आई? तो एक सेकंड, तो 2 ग्राम अपने पास अगर हाइड्रोजन है और ये भी कितना है, 2 ग्राम अपने पास हाइड्रोजन है, तो इसको क्या बोलेंगे अपने पास में, ये तो क्या है, फिक्स्ड है। ये क्या है, फिक्स्ड मास है। लेकिन मास चेंज कौन सा हो रहा है अपने पास में, 16 ग्राम और 32 ग्राम का। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 16 डिवाइड बाई 32, ये कितना आ गया, 1/2। तो सिंपलेस्ट होल नंबर इन द रेशियो अपने पास में कितना हो जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना हो जाएगा, H2O अपने पास में हो जाएगा। ओके, अपने पास में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस देखते हैं। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। व्हेन वी टेक isotopes of the element, so the law of constant proportion fails। सेकेंड पॉइंट अपने पास में आ जाएगा, इन केस ऑफ सम हाइड्रोजन इट माइट फेल। थर्ड पॉइंट अपने पास में आ जाएगा कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक compounds do not follow the law of multiple proportions। जैसे कि फॉर एग्जांपल Fe0930। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में होगा द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें वही है, उसमें पहले कुछ पॉइंट्स हैं कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, जैसे कि अपने पास में ABC कंबाइन सेपरेटली with another element, ये कुछ कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली पूछ लेता है, नहीं लोग के अंदर पूछता, तो ये याद होने चाहिए। देन द respective weights of these elements
respective weights of these elements A, B, C, which combine with a fixed weight of another D element. ओके, वो भी क्या होगा, सेम रेशियो होगा, R इन द सेम proportion as those in which they combine to form compound within themselves, जैसे कि ए बी, बी सी एंड एक्सेट्रा, और इन सिंपल multiplies of their proportion. देखो इसका एग्जांपल है, अपने नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। बाकी ये कहना क्या चाह रहा है वो देखते हैं कि व्हेन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे, वो कंबाइन करेंगे सेपरेटली किसी एक अनदर एलिमेंट डी से, देन द वेट्स ऑफ दिस एलिमेंट कंबाइन विद फिक्स्ड वेट, मतलब जो भी ए बी सी अपने एलिमेंट थे वो एक डी एलिमेंट से अपने पास में अगर सेपरेटली क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और अपने पास में अनदर एलिमेंट डी है रिस्पेक्टिव वेट्स ऑफ देन, वो कंबाइन कर रहे हैं, एबीसी जो है वो अपने पास में डी से कंबाइन कर रहे हैं, पर वो ऐसे फिक्स्ड रेशियो के अंदर जाएंगे कि वो फॉर्म करें, जैसे किस टाइप से ए बी बी सी या फिर कुछ में करेंगे तो वो अपने पास में सिंपल मल्टीप्लस ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं इस चीज पे। एक अपने पास में कार्बन है, यहाँ पे, यहाँ एक हाइड्रोजन लेते हैं, यहाँ अपने पास में एक ऑक्सीजन लेते हैं। ये मैंने समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे एच और टू सी एच और कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मीथेन मानते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन तो इधर CO2 मान लिया, और यहाँ पे क्या मान लिया, H2O। जो मीथेन फॉर्म हो रहा है उस चीज, उस केस के अंदर क्या हो रहा है, अपने पास के अंदर 12 ग्राम तो अपने पास में कार्बन है, और बोला सर 4 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। बात समझ में आई इतनी? इस चीज के अंदर क्या है, अपने पास में 12 ग्राम तो बोला सर अपने कार्बन बता दिया, और 32 ग्राम क्या बता दिया अपने, ऑक्सीजन। इसमें क्या बता दिया अपने, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आई? अब इनका दोनों का क्या क्या फिक्स है, क्या 12 ग्राम, तो अपने पास में पहला रेशियो क्या आ जाएगा, 4/32 इज इक्वल्स टू 1/8। 4/8 होता है, मतलब 1:8 के अंदर। अब जो ये वाला सीन है, इसके अंदर क्या अपने पास में 2 ग्राम और 16 ग्राम अपने पास ऑक्सीजन, तो 2/16 इज इक्वल्स टू 1/8। तो अपने पास में ये और ये वाला सीन जो है, सेम स्लैश सिंपल होल नंबर मल्टीप्लायर। तो मेनली अब मोल कॉन्सेप्ट पे उतरते हैं अपने पास में। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज आती है अपने पास में, जो सीखते हैं उसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। सॉरी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। STOICHIOMETRY, स्टोइशियोमेट्री क्या बोलता है ये? इट इज द branch of chemistry that
involves calculation based on chemical reactions or chemical data। जैसे कि अपने पास एक एग्जांपल लेते हैं, अपने पास में a प्लस बी है और उससे फॉर्म हो रहा है c प्लस डी। ओके, तो जो सबसे छोटा हो मतलब स्टोइचोमेट्रिक जैसे a है इसकी अपने पास में, तो इससे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कितनी बार, ये कितनी बार, और अपने पास में ये कितने बार। जो भी अपने पास में डाटा होता है वो अपने पास में क्या होता है, डाटा क्या होता है, गिवन दिया होता है। ओके, बात समझ में। सेकंड अपने पास में अब होता है मोल। बोले सर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसमें मोल नहीं पढ़ा। तो मोल क्या होता है, एक्चुअली मोल क्या होता है, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। मोल इज अ यूनिट टू represent the number of micro particles such as atoms, molecules, ions, and subatomic particles। सेकंड अपने पास में होगा 1 mole represents Avogadro number of any entity। थर्ड पॉइंट, Avogadro number is a universal constant। अब जैसे मोल के अंदर बात करिए एवोगैड्रो नंबर की, अब मोल क्या होता है, देखो मोल, एक मोल के अंदर अपने पास में क्या होते हैं, एन ए पार्टिकल्स होते हैं। एन ए की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अपने पास क्या होते हैं, वैल्यू होती है जो कि एन ए अपने पास क्या होंगे, एवोगैड्रो नंबर। ओके, सो अब मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एक बात देखते हैं कि अपने पास एक मोल हुआ, तो एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अगर अपने पास में नंबर ऑफ मोल निकालने हों तो गिवन एंटिटी या फिर गिवन पार्टिकल्स जितने भी दे रखे हैं डिवाइड बाय एन ए, ये भी क्या है, फॉर्मूला है। तो अपने को क्या देता है कि नंबर ऑफ मोल निकालना तो गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाय एन ए, तो अपने पास में मोल्स आ जाते हैं। बात समझ में आई। सेकंड अपने पास में करते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम AAM। ओके, तो इसका कुछ पॉइंट, इसके पॉइंट है, वो पॉइंट लिखते हैं पहले। द रियल मास ऑफ atoms expressed in grams is called actual atomic mass। उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल एटॉमिक मास। अब अपने पास में देख, जैसे कि मास ऑफ हाइड्रोजन अपने पास में पता है कि मास ऑफ 1 हाइड्रोजन कितना होता है, इज इक्वल्स टू एटॉमिक, एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ अपने पास में क्या, हाइड्रोजन, इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। एंड मास ऑफ अपने पास में 1 ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा अपने पास में, एटॉमिक ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 पॉइंट, सॉरी 1 मल्टीप्लाइड बाय
1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये क्या होता है 1 माइक्रो, ये अपने पास में 16, क्योंकि अपने पास में एक आइडेंटिफाइड नोटेशन होता है कि 1, इसकी वैल्यू अपने पास में 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होती है। ओके, सो नेक्स्ट अपने पास में है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएम से करते हैं, और जिसको कि हम किससे कंसीडर करेंगे, मास नंबर से। बात समझ में आई? इसके कुछ पॉइंट हैं, वो देखते हैं पहले। द एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास of an element may be defined as the average relative weight of an atom of carbon, mass number कितना होता है 12। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव वेट ऑफ एन एटम ऑफ अ कार्बन, मतलब कि अपने पास में रिलेटिव होता है, वो एवरेज हो सकता है किसका, रिलेटिव अपने पास में कार्बन एटम का। ओके, सो एक 1 माइक्रो, इसकी वैल्यू पता है पीछे, या फिर 1 AMU, तो अपने पास में क्या होता है कि मास ऑफ C12 एटम डिवाइड बाय 12, वो तो AMU क्या होता है, या फिर अपने पास में 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, इसको बोलते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन है, फाइंड AAM एंड RAM ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो अपने पास में क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास में सोडियम मेटल, तब वो पूछेगा एटॉमिक एवरेज मास और रिलेटिव, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास तो कितना हो जाएगा 23 इंटू में 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये होगा 2.3। सर रिलेटिव एटॉमिक मास तो सॉरी 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 सॉरी, गलती होगी, माय मिस्टेक। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 23 होगा, पॉइंट गलती से लग गया, 23। So till here we will conclude today. So next class से मोलर एटॉमिक मास कंटिन्यू करेंगे। Till then, take care, bye bye.